Vishwajit, are you here? Good morning, sir. Good morning. I'm here. Good morning, Ji. Good morning. Okay, guys. एक second. Can we all unmute and welcome Vishwajit? Welcome, welcome. Sir, welcome जी, welcome Vishwajit. Welcome Vishwajit जी. वेलकम विश्वजीत जी, आपका स्वागत है। वेलकम विश्वजीत जी। अरे वाह. वेलकम Welcome. वेलकम. मजा आ गया. वेरी वेलकम Thank you विश्वजीत very जी, much. Thank you. स्वागत है आपका। Very- सर, वेलकम। वेरी नाइस. विश्वजीत, अब आप एक बार अपने आप को ना अनम्यूट कर दो. मैंने बाकी सबको म्यूट कर दिया है. हाँ, कर लिया सर, कर लिया. Okay, great. So, Vishwajit, why don't you share what has been your story like? तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट. जब हमारे बीएमपी प्रोग्राम में कोई शेयर करने आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि राहुल सर ना अपने बेस्ट बंदों को पकड़ के बुलाते हैं. 300 में कोई तो 5-10 लोग ऐसा होंगे ही ना जो छाप देंगे उनका सिस्टम. तो मुझे थोड़ा भरोसा कम होता था जब कोई शेयर करने आता था तो. लेकिन इसलिए अब मैं खुद शेयर करने आता हूं तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं 80-20 रूल आप सब लोग अब अप्लाई कर रहे होंगे. उस 80-20 रूल में मैं बॉटम 20% था, मैं टॉप 20% में नहीं था. आज भी आप लोगों को शायद डिसअपॉइंटमेंट हो क्योंकि मेरे सिस्टम्स जो है ना वो मतलब मैं जब खुद बाकी लोगों के सामने में कुछ भी नहीं है. मेरे सिस्टम्स मेरे लिए वर्क करते हैं. मैंने थोड़ा मोड़ा इधर उधर लगाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा. एक बार और इससे पहले मैंने शेयरिंग की थी और राहुल सर को ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैंने उनका प्रोग्राम किया है तो सारी चीजें सेट होंगी और वो सीधे डायरेक्टली एक दिन फोन करके कहते हैं शेयर कर दो. और वही उन्होंने कल भी मेरे को कल शाम में फोन किया कि आगे एक बार अपने सिस्टम शेयर कर दो. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू वेरी मच द कम्युनिटी फॉर वेलकमिंग मी. सो वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ hearing instruments. So we run a chain of a retail chain of hearing clinics. तो 25 शहरों में हमारे hearing clinics हैं. अब मैं थोड़ा अपने बारे में बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक किया था. बीटेक करना चाहता था उस टाइम पे. आज से 10-15 साल पहले बहुत क्रेज था तो, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह थी तो आई वेंट ऑन टू डू ऑल माय एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग. उसके बाद मैंने एचसीएल में तकरीबन 7 साल नौकरी की. पहले 3 साल उनके कॉल सेंटर में और फिर अगले 4 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उस टेन्योर के ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए, बहुत सारे फेल हुए. लगभग 5th-6th ईयर ऑफ माय जॉब में मैंने ये हियरिंग एड का बिजनेस, हियरिंग क्लिनिक्स रन करने का बिजनेस स्टार्ट किया था. और पहले आप कॉल सेंटर में काम करते थे? जी 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 बिल्कुल सर. सो मैंने पहले 3 साल कॉल सेंटर में टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया. और वही है कि बिजनेस का कोई फॉर्मल बिजनेस क्या नॉर्मली और भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था मेरे पास में. तो बिजनेस जब मैंने शुरू किया तो बिजनेस वाज वो पूरा R&D बना हुआ था मेरे लिए. मेरा बिजनेस एक चीज पकड़ में आती थी तब तक दूसरी चीज गड्ढे में चली जाती थी. कभी हायरिंग नहीं हो पा रही है तो कभी सप्लाई चेन नहीं है, कभी इन्वेंट्री हाई हो जा रहा है, कभी पैसे कहीं फंस जा रहे हैं. मतलब चारों तरफ पूरा केओस मचा हुआ था. तो करीब 6-7 साल बिजनेस रन करने के बाद में 2020 फेब में मैं राहुल सर के पास में आया था. 2020 फेब में मैंने जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट किया, मार्च में कोविड आ गया. मुझे उम्मीद नहीं, मुझे लगा कि अब तो राहुल सर भी नहीं बचा पाएंगे, अब तो कोई नहीं बचा पाएगा. तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि प्री राहुल सर, प्री बीएमपी मेरा क्या बिजनेस था या क्या उस समय मेरा क्या स्टेटस था बिजनेस का. तो जैसे अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो हम साल का करीब 8-9 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू करते थे. 9 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था हमारा. प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पे सिर्फ किताबों में जो भी प्रॉफिट था जेब में 1 रुपए भी नहीं आते थे. उस समय तक मैं अपने लिए सैलरी विड्रॉ नहीं करता था. जो भी 1-2 लाख रुपए के खर्चे होते थे अर्जेंट इंपॉर्टेंट, वो कंपनी के पैसों में से निकाल के अपना काम चलाता था.
क्योंकि अगर कुछ प्रॉफिट होता भी था तो वो या तो मेरे इन्वेंट्री में पैसे फंसे होते थे या मेरे कस्टमर्स के पास में पैसे फंसे होते थे। और मतलब आप सैलरी भी नहीं लेते थे? सैलरी नहीं, उससे पहले तो ये फाइनेंस भी ठीक से मैनेज नहीं था, बिजनेस और हम अलग हैं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था उस समय तक। तो कोई बहुत अर्जेंट खर्चा आ गया तो चलो कंपनी के अकाउंट में पैसे हैं तो वहां से उसका पेमेंट कर दिया, कोई ईएमआई है तो चली गई, कहीं पेट्रोल डलाना है कुछ करना है तो कर लिया। उसके अलावा कोई सैलरी का स्ट्रक्चर नहीं था। और क्योंकि पैसे होते नहीं थे ना, मतलब उस तरह का स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं था, पैसे ही नहीं थे कंपनी में भी। पूरे भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं निकालते थे? प्रॉफिट भी नहीं सर, पूरे महीने तो ये लगा रहता था ना कि जो मांगने वाले हैं वो फोन करते रहते थे जिनसे हम सामान वगैरह खरीदते हैं, या किसी सैलरी डेट आ गई तो उसका प्रेशर बना रहता था। अब जब जब सर पे तलवार आती थी तो चारों तरफ फोन वोन करके जहां से पैसे वैसे इकट्ठे हो सकते थे करके और किसी तरह से ही खर्चा पूरा करते थे। और ये हमेशा एक टग ऑफ वॉर चलता रहता था। तो कभी भी वो सैलरी तो दूर की बात है ना, सैलरी तो तब होगी जब अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, हमेशा ये स्ट्रगल रहता था। तो बट फिर भी चलो, अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं 1-2 लाख रुपए अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर खर्च करता था महीने में कंपनी से, तो ऐसा कहा जा सकता है कि साल का 25-30 लाख रुपए मैं अपने ऊपर खर्च करता था। और वही मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है। बुक्स में इससे ऊपर हो सकती है, बट अगर वो आगे चल के बैड डेट हो जाती थी, वो इन्वेंट्री डेड हो जाता था मेरा, तो वो सब इधर उधर वो पैसे खराब हो जाते थे अल्टीमेटली। इसके अलावे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। मेरे जो कस्टमर्स थे वो डिससेटिस्फाइड रहते थे। हम लोग हियरिंग एड बुक करते थे, किसी का 7 दिन में भी फिटिंग नहीं हो रहा है, किसी का 30 दिन में फिटिंग नहीं हो रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई मेरा सामान कहाँ है, मेरा ऑर्डर डिलीवरी लेट। और मेरा दिन भर काम यही मैनेज करने का होता था। तो मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुंचता था तो इस कंपनी वाले को फोन कर रहा हूँ कि अरे तुम्हारा सामान नहीं आया, इधर एक एम्प्लॉय को फोन कर रहा हूँ, अरे तुमने उस कस्टमर का फोन क्यों नहीं उठाया, वो मेरे पास आ रहा है, कभी कस्टमर्स को बात कर रहा हूँ, पेसिफाई कर रहा हूँ। तो ये लाइफ थी। और ऐसा लगता था कि बिजनेस करने का मतलब यही है, जो बिजनेस के चैलेंजेस हैं आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो मेंटली ये भी नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत आराम से दिन भर जाता था, अपना ऑपरेशंस मैनेज करता था, इधर उधर दिन भर इस तरह की चीजें मैनेज करता था। तो और क्या बताऊं, आप बताएं सर, और मेरे बारे में अगर और कुछ मुझे बताना है तो फिर उसके बाद बिजनेस की तरफ चलते हैं। कोविड हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ, तो कोविड आया तो कोविड से 2-3 साल पहले तक हम लोग अलग अलग गलतियां कर रहे थे। कोविड से जस्ट पहले वाले साल में मेरा कम से कम 2-3 करोड़ का स्टॉक खराब हुआ था बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से। और जब मैं ऑलरेडी कैश क्रंच में और स्ट्रगल कर रहा था, कोविड आया तो 4 महीने हमारे सारे ऑफिसेस बिल्कुल लॉक्ड बंद पड़े थे। और ये नौबत आ गई थी कि अब कौन सा सेंटर बंद करें, किस किस लोगों को निकालें, कंपनी बचेगी या नहीं बचेगी। फिर वहां से हमने सारे लोगों को अलाइन किया। आपने एक क्रिएशन मीटिंग करवाई थी सर, जो आपने इन बैच के साथ भी कराया होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मीटिंग हम टीम के साथ करते हैं। लकीली वो मीटिंग मेरी 1 मार्च को कोविड से 10 दिन पहले हो गई थी। तो थोड़ी सी टीम अलाइन थी, थोड़ा सा हमने विजन क्रिएट करना शुरू किया था। वो सारी चीजें क्रैश हो रही थी, बट हमने ऑनलाइन ये वो लोगों को पकड़ के रखने की कोशिश की। कुछ फिर भी बहुत अच्छे हाई परफॉर्मर लोग, मतलब वही 80-20 में 20% लोग ही थे जो मेजर रेवेन्यू लाते थे। वो 2-4 20% वाले लोग छोड़ के चले गए कोविड में। जब उन्होंने देखा, दो हमने सैलरी किसी हमने सिर्फ 25% सैलरी डिडक्ट की, और वो भी हमने सबको बोला कि हम अगले 1 साल में जब बिजनेस वापस रिवाइव करेगा तो हम पे ऑफ करेंगे। और हमने पे ऑफ किया जो जो लोग बाकी रुके उनका। फिर उसके बाद में सारे सिस्टम्स वगैरह हम लोगों को घर में बैठ के, आप लोग रनिंग बिजनेस में लगा रहे हैं, हमने सारे बंद बिजनेस में पहले सारी शीटें बनाई, सारे लोगों को अलाइन किया, सारा काम करने का तरीका बनाया। और इससे जैसे ही कोविड खत्म हुआ, मतलब हम रॉकेट की स्पीड से हम ऊपर आए। सो हम लोग द नेक्स्ट ईयर कोविड ईयर में 8 महीने काम करके भी हमने 11 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। और पहले की काफी सारी लाइबिलिटीज थी जो पे ऑफ किया। अभी फिलहाल करेंटली वी हैव क्लोज्ड रेवेन्यू ऑफ 47 करोड़ लास्ट ईयर, एंड विद अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ, हम मतलब काफी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर देते हैं, सो आवर प्रॉफिटेबिलिटी इज क्लोज टू 11% राइट नाउ। इस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ वी हैव ग्रोन ऑलमोस्ट 10x ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, फ्रॉम 9 to 45। कितना 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 पहले क्या था, अब क्या हो गया? बिफोर बीएमपी एंड आफ्टर नाउ?
सर अगर हम रेवेन्यू में बात करें तो रेवेन्यू हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 9.5 से 47। एंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो पहले हम दोनों पार्टनर्स का मिला के भी साल का 50 लाख नहीं था। एंड अभी हम लोग 1-1 करोड़ रुपए सैलरी विड्रॉ करते हैं, मी एंड माय ब्रदर हु आर पार्टनर्स। तो 1-1 करोड़ रुपए हम लोग साल का सैलरी विड्रॉ करते हैं, और उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है कंपनी का वो कंपनी के एक्सपेंशन पे और उस पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि साल का एटलीस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास होता है वो भी। So the profits have grown almost 10-11x। अगर हम 50 से बात करें तो 5-6 करोड़ के आसपास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेस्ट पार्ट इज कि उसके बाद भी ये सारे एफर्ट्स अब मैं नहीं कर रहा हूँ। द टीम इज इन प्लेस, एमडीओ टीम, सारे एस्केलेशंस, मेरी ईए अभी मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। So my EA along with the MDO team, they run the whole organization। बड़े से बड़ा हर्डल भी, बड़े से बड़ा चैलेंज भी अब शायद ही कुछ है जो मेरे पास आता है। So मैं पिछले 15 दिन से मैं यूएस में था, आई वॉज ट्रैवलिंग, वेकेशन पे मैं था 15 दिन यूएस में। मैं लास्ट वीक आया हूँ, लास्ट वीकेंड हमने अभी अपना एनुअल कॉन्फ्रेंस किया है सैटरडे संडे में। So उस 15 दिन में मेरे पास एक फोन कॉल नहीं था। I didn't get one single phone call। हमने सारा EM पोस्टपोन कर रखा था इस 2 वीक के लिए, और I was free। So that's the power of the systems and the business that we have created now। Wonderful। Why don't you show us some systems? Yes, of course। आपके कितने सेंटर थे पहले, अब कितने सेंटर हैं? तो हम लोग पहले हमारे मैं 2019 की अगर बात करूं तो हमारे पास में 8-9 सेंटर्स के आसपास में थे, हियरिंग थे। अभी हम 25 शहर में काम करते हैं। हमारे पास 35 से ज्यादा हियरिंग केयर सेंटर्स हैं इन 25 शहर में। और हमारा बिजनेस मॉडल भी हमने लीन कर लिया है, जहाँ पे अब हम एक शहर में 1 से 2 हियरिंग क्लिनिक्स होती हैं, और हम होम विजिट, वीडियो कंसल्टेशन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू हम पूरे सिटी को कवर करते हैं। तो जैसे बैंगलोर में हमारा 1 ऑफिस है, मुंबई में हमारे 2 ऑफिस हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद में हमारे 2 ऑफिस हैं, बट हम पूरा शहर कवर करते हैं। और माय कॉम्पिटिटर विल गो एंड स्टार्ट 10 हियरिंग क्लिनिक्स। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, स्केलेबिलिटी स्लो हो जाती है। So we are expanding fast। We are already working in 25 cities and we have plans to go in 10 more cities this year itself। By 2030 we will be doing a business of 500 crore rupees annually। कितना कितना कितना? 2030 तक 500 करोड़ करेंगे सर। वाओ वाओ वाओ। एंड अब थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, कुछ लोगों को वॉल्यूम कम लग रहा है शायद। ये टेलीकॉल, आप एक टेलीकॉलर्स है, आप टेलीकॉलिंग सेंटर पे काम करते थे और अभी आप कह रहे हो 500 करोड़ कर लोगे। हाँ सर, 500 करोड़ तो कर लेंगे। 500 करोड़ will we have to do in 2030 and the whole team is aligned, the whole team is geared up। और बहुत मजा आ रहा है। सब लोग बहुत पावरफुली, बहुत खुश होके एंड बहुत सेम विजन शेयर करके काम करते हैं। मैं सिर्फ नए एक्सपेंशन पे और नई जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है स्ट्रेटजी पे, दैट्स माय ओनली जॉब इन द कंपनी। थोड़ा सा मुझे जो नए लोग आते हैं उनसे बात करना पसंद है, तो मैं कई बार ट्रेनिंग्स वगैरह 1 दिन की रख लेता हूँ अपने लिए। बट दिस इज द ओनली वर्क दैट आई डू इन माय कंपनी। रेस्ट एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय माय ईए, हर टीम, एमडीओ टीम, और जो सिस्टम्स हैं दे आर इन प्लेस, तो स्केलेबिलिटी वहां से मैनेज हो जाती है। अभी आपके पास कितने सेंटर हैं? 35 सेंटर हैं सर, 25 शहर में। 35 सेंटर है 25 शहरों में। और आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हो ये 35 सेंटर को रन करने के लिए? सर मैं महीने का ब्रेकअप बता देता हूँ आपको। महीने में मैं 8 से 10 दिन काम करता हूँ। मतलब वीक में 1 दिन में एक वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स होती हैं, वो करते हैं हम लोग एवरी ट्यूसडे, दैट इज फिक्स्ड। 1 दिन और जो एक्सटर्नल कोई मीटिंग आ गई, कोई चीजें, कोई अप्रेजल मीटिंग्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो वो 1 दिन वीक में और काम करते हैं। तो महीने में 7-8 दिन, 10 दिन के आसपास मैं काम करता हूँ। 4-5 दिन मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाता हूँ, जैसे एल्यूमिनाई सेशन हो गया, या इस तरह से कुछ डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहा हूँ, नया और क्या हो रहा है इंडस्ट्री में उससे रिलेटेड सीख रहा हूँ। अभी मैंने एक बुक लिखी है, हाउ टू विन बिग इन द हियरिंग केयर इंडस्ट्री। सो ये इस बुक लिखने में टाइम स्पेंड किया, वेकेशन में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। सो दैट्स हाउ आई मैनेज माय टाइम। वाओ, वंडरफुल, मजे आ गए जी। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। हाँ जी, अब ये दिखाओ कि क्या सिस्टम लगाए हैं ये करने के लिए। और आपका रिटेल का काम है? हाँ, रिटेल है सर हमारा।
रिटेल है हमारे पास। पेशेंट्स आते हैं, हम लोग सेंट्रली मार्केट करके यही कॉल सेंटर से उनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह फिक्स करके और फिर अपने आउटलेट्स पे भेजते हैं। वहाँ पे वो कस्टमर्स अटेंड होते हैं और फिर अगेन सारा बैकएंड से हमारा उनका फॉलो अप, उनका सर्विस रिलेटेड इश्यूज जितनी भी चीजें हैं वो सब पूरा बैकएंड से कंट्रोल्ड है। एक एक पेशेंट का आप मेरे को बोलोगे कि आपके बैंगलोर सेंटर में 5 तारीख को किसी पेशेंट ने पेटीएम से पेमेंट किया था, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, वो मैं आपको अभी निकाल के दे सकता हूँ। फोन से? अब किसी भी सेंटर पे कहीं भी, पहले तो क्या था, ये सस्पेंस की एंट्रीज और कितना पेमेंट आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ चीजें ट्रैक नहीं थी। तो मेरे को बोलोगे कि बैंगलोर में 7 बजे जो पेमेंट हुआ था परसों, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए पेटीएम का, गूगल पे का, तो वो मैं आपको अभी निकाल के दे सकता हूँ। और ये आपका बिजनेस, कई बार पेशेंट कैश में पैसे देते हैं। हाँ, तो उसका वो डिपॉजिट का डिपॉजिट स्लिप लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ मगर कैश में भी होता है, मतलब पेटीएम में भी होता है? हाँ, हर तरफ से होता है, मतलब कैश आता है, वो अकाउंट में डिपॉजिट होता है और फिर उसका डिपॉजिट स्लिप लगता है। मैं कह रहा हूँ बिजनेस में कैश भी आता है। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। ये कैश भी आप इतने, क्या 35 सेंटरों में कैश का काम भी संभालते हो? बिल्कुल 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 और वो कैश का काम भी पूरा सही चलता है, उसमें घुसने की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल, कुछ भी नहीं, सारी चीज सेंट्रली ट्रैक्ड है और मुझे भी घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। एमडीओ टीम के लेवल पे सारी चीजें ट्रैक्ड है। मतलब आपको पैसे बैठ के गिनने नहीं पड़ते कि कितना कैश आया, कैश ठीक आया नहीं आया, किसी ने नहीं, कैश में गड़बड़ तो नहीं कर दी? कभी नहीं सर, कभी नहीं। कितना गिन पाऊंगा? एक एक ऑफिस का गिन सकता हूँ, 2 ऑफिस का गिन सकता हूँ। अभी तो 100-200 क्लिनिक्स की चेन बनानी है, तो कितने जगह जाके गिन पाऊंगा? तो आपको अभी कितने क्लिनिक खोलने हैं? 200 क्लिनिक्स की चेन तो इंडिया में बनाएंगे सर। इस साल फॉरेन एक्सपेंशन भी देख रहे हैं। इस साल हम लोग यूएस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर करा ली है यूएस में, और 1-2 इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हैं। देखते हैं इस साल कैसा रहता है। वाओ, अमेजिंग। ओके जी। और बाकी चलो दिखाओ जरा, आप अपना सिस्टम दिखाओ। हाँ, मेरी बात हो। हाँ, आकांक्षा आप लाइन पे हैं क्या? और एक मिनट में आकांक्षा को लेता हूँ। आकांक्षा सिंगल? हाँ, लाइन पे है। मेरे ख्याल से वो लोग शेयर करेंगे तो ज्यादा ठीक है सर। मैं खुद से शीट कम ही खोलता हूँ थोड़ा। शीटें भी नहीं आती आपको? मतलब खोल लेता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें मैं कहीं फंस सकता हूँ, वो लोग नहीं फंसेंगे। ठीक है, आकांक्षा सिंगल आपके पास को हो, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। Hi, sir. Good morning. Good morning, everyone. मॉर्निंग जी। Sir, can you please unmute to Subodh Mandal also? हूँ? एमडीओ के नाम से ज्वाइन किया था शायद उन्होंने, मैंने देखा था। सुबोध इसके नाम से? एमडीओ या सुबोध? आकांक्षा वो मुझे लिस्ट में दिख नहीं रहा है। हाँ वो है नहीं शायद, मेरे को मैंने वो एक्चुअली वो भी रिमोट काम कर रहे हैं। उनके ब्रदर की शादी थी, सो ही वाज वर्किंग रिमोटली। नेटवर्क इशू होगा आकांक्षा, शायद वो ड्रॉप हो गए होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, आप शेयर कर दीजिए। मैं और सर सबसे पहले अपने फ्लो चार्ट से स्टार्ट करूंगी कि हमारा स्टार्टिंग में जब भी कोई ऑर्डर बुक होता है, उससे लेकर कलेक्शन तक का हमारा क्या फ्लो चार्ट है। उस फ्लो चार्ट से हमने फिर अपना एफएमएस क्रिएट कर रखा है, तो वो पूरा मैं आपको एक बार प्रोसेस दिखा देती हूँ। इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ जी। ठीक है सर। MDO has also joined, sir. If you can unmute him also. मैं वो अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है सर। तो ये हमारा ऑर्डर से लेके कलेक्शन तक का फ्लो चार्ट है। तो जैसे कि आपने गाइड किया हुआ है कि इसमें हमको काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, किसी भी काम को, व्हाट, हु, हाउ एंड व्हेन, कि कौन क्या काम होना है, किसने करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो हमने अपने काम के अकॉर्डिंग उसके फ्लो चार्ट्स बनाए हैं कि सबसे पहले हमारी हियरिंग एड्स बुक होती हैं, उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट उसको ग्रुप में एफएमएस दिखा दीजिए इसका। ठीक है सर, ठीक है, मैं वो दिखा देती हूँ। और नहीं, आप चार्ट्स दिखा दीजिए, वो जी। तो बिजनेस का अपने हिसाब से बन जाए। ये सर हमारा ऑर्डर टू कलेक्शन का एफएमएस है। अच्छा, अभी स्क्रीन दिखी नहीं आपकी, शायद अभी पीडीएफ ही शेयर किया था आपने। सर मैं दिखाती हूँ। अभी विजिबल है सर? नहीं। स्टॉप करके एक बार दोबारा से शेयर।
हर्ष, आपने स्टार्टिंग से देखने के लिए बोला सिस्टम, ये स्टार्टिंग ही है यार, अभी तो पहला पीडीएफ ही दिखाए हैं, तो स्टार्टिंग दी है। ठीक है सर, तो ये हमारा ऑर्डर टू कलेक्शन का फ्लो चार्ट है। हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, अभी विजिबल है ना सर स्क्रीन? हाँ। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है जो हमारे फॉर्म के थ्रू टास्क फिल हो जाता है। एंड हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एडवांस अमाउंट आता है, दिस इज आवर एडवांस अमाउंट्स कॉलम, किस पेमेंट मोड से हमारे पास पेमेंट आया एंड पेमेंट की रिसिप्ट, ये सब प्रॉपर लिंक्स हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद अच्छा, इसको ना आप जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा बिकॉज आपको 4-5 शीटें दिखानी है। मेरे को पेमेंट का लिंक दिखा दो। सॉरी सर, पेमेंट का लिंक क्लिक कर दीजिए। लिंक का लिंक दिखा कोई भी एक लिंक क्लिक करके दिखा देते हैं। ये जिस भी मोड से पेमेंट आता है वो स्क्रीनशॉट हम लोग अटैच कर देते हैं अपने में। तो वहां पर जो डूअर है वो अटैच करता है। बिल्कुल सर। वेरी नाइस जी। ओके, गो बैक। यस सर। अब आगे बताइए ये क्या है। उसके बाद हम लोग पूरा ये हमारा चेक हो जाता है कि पेमेंट बैंक अगर डायरेक्टली बैंक में आता है ऑनलाइन मोड से, तो ये हमारा ग्रे आउट हो जाता है क्योंकि उसमें हमारे को डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जहाँ पर डिपॉजिट करने की जरूरत पड़ती है, चेक से आया है या फिर कैश से आया है, ओके, पहले प्रॉब्लम आती थी सर कि कई जगह ना ब्रांच पे ही कैश रखा है बहुत समय से, हमें पता ही नहीं है, वो बंदा बता नहीं रहा है, कभी बाद में पूछ रहे हैं तो पता लग रहा है कम ज्यादा। तो अब बिल्कुल रियल टाइम सारी चीजें ट्रैक्ड है, कब कलेक्ट हुआ और कब डिपॉजिट हुआ वहां तक का कैलकुलेशन है हमारे पास ना हर जगह। ओके, ठीक है सर। और यहाँ पर हमारे अकाउंट्स वाले रिकंसिलेशन करते हैं कि हमारा पूरा पेमेंट जो है वो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। तो दीज आर द प्लान टाइम्स एंड उसके अकॉर्डिंग दीज आर द एक्चुअल टाइमिंग्स जब वो अकाउंट की रिकंसिलेशन हो जाता है। आगे। हाँ आकांक्षा, आप अब थोड़ा हमें वो पीसी डैशबोर्ड, उनका पीसी का जो काम होता है, क्या इसका जो एमआईएस बनाते हैं हम लोग, अब वो एमआईएस पे चले ना सर, एमआईएस दिखा देता हूँ इसके बाद का। हाँ जी, ठीक है सर। तो ऐसा हमने ये पीसी डैशबोर्ड बना रखा है, तो एवरी पीसी वो पीसी को डायरेक्टली शीट पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से वो अपना लिस्ट ऑफ पेंडिंग वर्क देख सकते हैं। हाँ, क्लिक कर लीजिए कोई भी ओटीसी। हाँ ठीक है सर, ये मैं दिखा देती हूँ छोटा सा। ऑर्डर टू कलेक्शन में जो भी पेंडिंग टास्क जिस भी एम्प्लॉय के हैं वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं हमारे। और विश्वजीत, ये आपने सारा का सारा सिस्टम वर्कशॉप में ही बनाया? काफी चीजें वर्कशॉप में बनाई थी सर, वो मॉडिफाई तो करते रहते हैं ना, जैसे जब भी प्रॉब्लम आती है, और वो भी मैं नहीं करता हूँ, यही लोग करते हैं, इसीलिए मैंने इनको बुलाया कि हो सकता है कि कुछ चीजों में इन्होंने अभी चेंज कर दिया और रिसेंटली प्रोसेस में। तो अभी सिस्टम बनाने की टीम, आपने बताया था ना कि सिस्टम बनाने की टीम भी अलग कर लो। तो पहले क्या था, कोई प्रॉब्लम आती थी तो मुझे फिगर आउट करना पड़ता था कि इसको फ्लो चार्ट में कहाँ चेंज करना है, क्या करना है। अब ये लोग क्या है, खुद ही कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी सिस्टम में नॉइज पता लगता है, दो लोग एक दूसरे को, मुझे वो डेटा नहीं मिला, मुझे इसने बताया नहीं, या ये काम कोई डिले हो रहा है, तो जहां पे भी सिस्टम में नॉइज क्रिएट होता है तो इनका काम है उसको सिस्टमेटिकली देखना कि हम इसमें क्या प्रोसेस लगा सकते हैं जिससे ये नॉइज खत्म हो जाए और यहाँ पे स्मूथ हो। तो बाद में सिस्टम में भी सिस्टम क्रिएशन भी खुद नहीं करने की जरूरत होगी, वो सिस्टम टीम बना देगी। करेक्ट, पूरा टीम बनाते रहती है और समय समय से अगर कुछ बेसिक चेंजेस वगैरह हैं तो मॉडिफाई करते रहती है। बहुत जगह पे मतलब मैंने कई जगह पे सिस्टम लगाया है, बट कई जगह पे मुझे सिस्टम लगाने की, मैंने ये देखा ना कि एक माइंडसेट चेंज हो जाता है, मेरा भी एज एन एंटरप्रेन्योर और पूरी टीम का भी। अब हम प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से देखते हैं, प्रॉब्लम अब हमें पता है कि वो सॉल्व हो जाएगी, तो अब हम उसको जैसे प्रायोरिटी वाइज क्वांटिफाई करते हैं, 80-20 करते हैं। अगर कोई छोटी मोटा प्रॉब्लम है जिसमें लोग भी उसको समझ गए हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है, तो वो सारी चीजें सिस्टम्स के थ्रू खुद ही ऑटोमेटिकली मैनेज रहती हैं, हमें खुद हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी वही बता देता है कि मुझे यहाँ पे एक फील्ड और चाहिए, इससे ये डेटा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो इस पे पीसी सारा काम कर लेती है, बाद में ये सारी की सारी शीटें पीछे चली जाती हैं, शीटें खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो शीट मैंने आपको दिखाया था वो एफएमएस की वजह से, बट यहाँ हाँ, से मेरा क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें आपने सानिध्य से ही सीखी हैं या नहीं, सानिध्य आता था पहले? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब एज एन एक्सेल नॉर्मल आता था, प्लस माइनस करना वो तो अलग बात होती है, लेकिन ये शीट वीट मुझे पहले से नहीं आता था। और ये सारी साइंस सानिध्य सर वाली है, इसमें मैं अभी मतलब ऐसा कोई और ग्रेड साइंस नहीं लगा हुआ कुछ भी, सब सानिध्य सर ने जो बताया था वही लगा हुआ है। वेरी नाइस, ओके।
IMS की शीट दिखा दो जरा। जी सर। आकांक्षा IMS दिखाइए। IMS में हमारी इन्वेंट्री में मैंने इतने पैसे खराब किए हैं इस प्रोग्राम से पहले कि मैं क्या बताऊं। अभी हमारी इन्वेंट्री बिल्कुल जस्ट इन टाइम होती है। हमारे पास मतलब हम पहले 3 महीने की इन्वेंट्री पे काम करते थे। मतलब मेरी महीने की सेल 50-60 लाख 70 लाख के आसपास की थी और हम 2 करोड़ से ऊपर की इन्वेंट्री मेंटेन करते थे। इस टाइम पे हम महीने का करीब 4 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं और मेरी टोटल इन्वेंट्री 2 करोड़ से कम है। हम 15 दिन की इन्वेंट्री पे आ गए हैं और वो भी कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स हम मेंटेन करना चाहते हैं जो लंबे समय तक रहता है। नहीं तो अगर हम उन प्रोडक्ट्स को हटा दें तो हम 7 डेज की इन्वेंट्री पे काम करते हैं। प्रोडक्ट बुक होता है, एक दिन के अंदर में सामान आता है। पहले आपके पास 90 दिन की इन्वेंट्री होती थी, अब आपके पास मोटा मोटी एवरेज कितने दिन की इन्वेंट्री होती है? 15 दिन एवरेज अगर करेंगे तो 15 दिन के आसपास की इन्वेंट्री होती है। फ्रॉम 90 days to 15 days of inventory। सारा पैसा ही वही लगा था ना। अगर पहले 9 करोड़ का बिजनेस करते थे, अगर उसमें 50 लाख की कमाई भी हुई तो वो 50 लाख में 25 लाख रुपए की कहीं ना कहीं इन्वेंट्री बढ़ जाती थी या वो इन्वेंट्री खराब हो जाता था। और 20-25 लाख रुपए जो है वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स में फंसे होते थे, किसी से आना होता था, उसमें 5 लाख रुपए डूब जाते थे। जो 15-20 लाख आने भी हैं वो इतने धीरे धीरे 1 साल बाद आते थे कि अब उस साल अब कैश रियलाइज ही नहीं हो पाया। अब उसमें अगर मैंने अपने लिए 25 लाख रुपए साल के निकाल भी लिए तो एक तरह से बिजनेस नेगेटिव उस कैश फ्लो में रहता था और हमेशा वो कैश पूरा करने के लिए कैश क्रंच चलता रहता था। पहले यही इसी तरीके से काम कर रहे थे। तो ये सारा का सारा आपके पास अलग, ये जरा स्क्रॉल करना, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं। ये अलग अलग हमने कई सारी शीट्स को ना, हमारे 25 ब्रांचेस हैं तो हमने 25 IMS शीट्स बना रखी हैं ब्रांचेस की और फिर एक जगह पे उसको कंसोलिडेट कर रखा है। तो बहुत लोगों के लिए एक ही शीट से काम हो जाएगा, बट हमारे लिए 25 डिफरेंट शीट्स हैं पीछे जो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो हर ब्रांच में कहाँ पे क्या इन्वेंट्री है वो हम यहाँ शीट पे देख लेते हैं। तो अभी आपके पास 35 ब्रांचेस हैं। राइट सर, राइट। तो 35 ब्रांचेस की इन्वेंट्री आप यहाँ पर हेडक्वार्टर से मैनेज कर रहे हो? बिल्कुल। हाँ? यस सर। तो वहां कम होता है माल, तो फिर ऑर्डरिंग कहाँ से होती है? ये सेंट्रली ऑर्डर करते हैं सर, एक ही जगह से ऑर्डरिंग करते हैं हम लोग। तो 35 ब्रांच की पूरी इन्वेंट्री आप एक जगह से मैनेज कर रहे हो? एक जगह से मैनेज करते हैं। और मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे जो इन्वेंट्री मैनेजर हैं, मतलब बेसिक सा 15,000 रुपए सैलरी वाला बंदा हमने रखा था 3 साल पहले। अब तो हमने बढ़ा दी है सैलरी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ काम करते हुए। लेकिन मैं ये बता रहा था कि सबसे अच्छी बात क्या थी शीट को, कि बड़े बड़े पहले मतलब इन्वेंट्री की मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो इससे पहले मैंने 40,000 50,000 सैलरी वाले लोग रखे थे कि यार इनको इन्वेंट्री मैनेज करना आता है, ये आएंगे तो शायद मेरी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम ठीक करके रखेंगे, मेरा डेड स्टॉक नहीं होगा, प्रोडक्ट मूव करता रहेगा। और फाइनली ये शीट लगाने के बाद में मैंने 15,000 वाला बंदा बिठाया और इतने आराम से वो शीट चलती है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब अब 2 लोग हो गए हैं। एक दूसरा लड़का मेरे गांव से आया है, तो 8,000 सैलरी पे उसने ज्वाइन किया, 12,000 रुपए सैलरी, 15,000 रुपए सैलरी अभी है उसकी रहे। और वो मतलब ये 2 लोग मिलके पूरी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं हमारे। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो इसमें वो रेड ग्रीन ब्लू येलो नहीं है कुछ? हाँ है ना आकांक्षा, ये एक बार दिखाइए ना, वो जो हमारे मंथली स्टॉक लेवल क्लोजिंग वाले में होना चाहिए टैब में, इसके बाद वाले में। हाँ ये है सर, ये वाला है सर, ये कलर ऑप्शंस हैं। सो जैसे और आपके पास कितने SKU हैं टोटल? आकांक्षा और अब इसके 250 है सर, एक बार हाँ बताइएगा। सर ऐसे कुछ है। हाँ ये क्लिक कर लिया ना। 731 SKU है सर। 731 टोटल SKU। 731 SKUs हैं टोटल, स्प्रेड ओवर 35 ब्रांचेस। That's right. और वो सारा का सारा मैनेज करने के लिए एक आपने 15,000 रुपए का लड़का बैठा लिया और वो कर रहा है। वेरी नाइस। और अब आपके पास आउट डेड स्टॉक या आउट सॉरी रेड नहीं होता, मतलब रेड भी नहीं होता सर। और सबसे बड़ी बात हमारी प्रॉब्लम ये होती थी ना कि हमारी कुछ मशीनें 8 लाख 10 लाख रुपए की है, मतलब एक पेयर ऑफ हियरिंग एड 7-8 लाख रुपए की है। अब हम हमेशा इस प्रॉब्लम में रहते थे कि अगर स्टॉक नहीं रखेंगे तो कस्टमर छूट जाएगा, और अगर स्टॉक रख लिया तो ये मॉडल ऐसा है कि 6-6 महीने तक नहीं बिकता है कई बार। तो उस चक्कर में कभी 2 पेयर मंगा के रख लिया तो वो डेड स्टॉक हो गया, और कभी नहीं मंगाया तो सेल छूट गई। अब हमारा सारा प्रोसेस इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि अब हमारी ना एक सेल छूटती है और हमारे पास में ना हमें हाई इन्वेंट्री। भाई 35 ब्रांचेस पे अगर ये महंगा वाला स्टॉक एक पेयर भी मैंने रख लिया तो यही 50 लाख रुपए कर देता था और इसकी सेल बहुत कम होती थी। तो अब बिल्कुल वेंडर्स भी अलाइंड हैं। हमने ट्रायल डेमो मॉडल रख रखा है, डेमो देते हैं, सेम डे ऑर्डर प्लेस करते हैं, 1 दिन के अंदर में डिलीवरी होती है। तो बिल्कुल ऑन टाइम भी है, ट्रायल भी हो गया, तो एक रेडी प्रोडक्ट भी है डेमो।
तो बहुत ब्यूटीफुली मैनेज्ड है सर साइज। गो बैक टू योर गूगल शीट, वो जो गूगल की शीट है ना आपकी मास्टर शीट, O2C में जाइएगा। सॉरी ये नहीं, FMS नहीं, जो आपका वेबसाइट। हाँ ओके वो सर, पीसी डैशबोर्ड। नहीं नहीं, हाँ, तो इसमें आपके पास अभी होम मार्केटिंग टास्क पे क्लिक करना है, 1 मिनट। जी सर, इसमें ओके, मार्केटिंग वाले लोगों, अब मार्केटिंग वाले लोगों के साथ उनके टास्क की लिस्ट शेयर्ड है, तो वो लोग यहाँ से अपनी शीट्स उनके साथ शेयर्ड है और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उनके काम का जब क्या खोलेंगे अपडेट्स है। तो उनको अपना ही दिखेगा। जैसे यहाँ से तो पूरी टीम का ये है, बट जब वो खोलेंगे तो उनको अपनी पेंडिंग काम का लिस्ट दिख जाएगा। ये है उनका, जैसे इनको ग्राफिक्स बनाना था सोशल मीडिया के लिए, रील्स बनाने थे, इमेज सबमिट करना था, और ये डे वाइज एवरी डे, ये वीक 5 में ये टाइम स्टैम्प के साथ में वो क्या क्या काम हुआ नहीं हुआ। वेरी नाइस। आगे दिखाना जरा, कम बैक टू द गूगल वेबसाइट। ये मैनेजमेंट डैशबोर्ड तो सबका रिटेल सेल्स, अब रिटेल वो शोरूम खुलता है बंद होता है, सारा काम ठीक ठाक, ऑल इन कंट्रोल। हाँ Yes, sir. श्योर। तो उसमें ना हमने मतलब उसके लिए हमारा FMS नहीं है, 8-10 स्टेप्स का चेकलिस्ट है। वो 3 डिविजन एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। इधर HR हायरिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, इधर एडमिन वाला काम, सेंटर को लेना और बनाने का काम, जो एडमिन वाला पार्ट है वो शुरू हो जाता है, और इधर डिजिटल मार्केटिंग वहाँ की 1 महीने पहले से मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। तो हम जैसे ही एक सिटी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अभी हमारा इंदौर में, जयपुर में काम चल रहा है, तो ये तीनों टीम्स एक साथ एक्टिव हो जाती हैं और वो हमारी MDO टीम ड्राइव करती है। तो उसमें मुझे अलग से कुछ करना अगर आपने एक शेयर आइडेंटिफाई कर लिया और ये डिसाइड हो गया कि एक शेयर ऑन करना है, तो डिसीजन से लेके ऑन करने तक कितना टाइम लगता है? महीने में कर लेते हैं सर, कई बार 15 दिन में भी कर लेते हैं, बट 15 दिन में एक सिटी खोल लेते हो? सिटी खोल लेते हैं। कई बार थोड़ा बड़ा सेंटर है, इंटीरियर ज्यादा है, तो 1 महीने तक में कर लेते हैं। तो अब आप, और वो भी ऑटो पायलट पे, आपको घुसना नहीं पड़ता कोई शहर खोलने तो मतलब ये है सर कि मैं अभी कई सारे ब्रांचेस खुले हैं जहाँ पे मैं अभी गया नहीं हूँ। मैं अब सोच रहा हूँ कि एक बार घूम आऊँ, कम से कम इसी बहाने घूमना हो जाएगा। मतलब कई सारे ब्रांचेस ऐसे हैं जहाँ पे मैं आज तक देखने नहीं गया हूँ, मतलब खुलने से लेके अभी तक नहीं गया हूँ। 1 साल हो गया खुला हुआ। और वो अपने आप खुलते रहते हैं? खुल रहे हैं, लोग हैं खोलने के लिए। ऑडियोलॉजिस्ट आता है, उसकी EM शुरू हो जाती है, अगले वीक से काम शुरू हो जाता है। कई और बार ऐसा होता है कि ब्रांच इनॉग्रेट बाद में होता है, क्योंकि हम होम विजिट्स वगैरह करते हैं, लोग हायर हो गए, तो इनॉग्रेशन से पहले ही हम बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है हमारा। मतलब अभी हमने अपना पटना में एक ब्रांच स्टार्ट किया है। ब्रांच स्टार्ट करने से पहले महीने का 5-7 लाख का बिजनेस हमने शुरू कर दिया था, और ब्रांच बाद में इनॉग्रेट हुआ है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब आप ब्रांच खोलना भी ऑटो पायलट हो गया है, कोई भी ब्रांच खोल सकते हो। कैश का काम होता है उस ब्रांच में, और टेक्निकल काम होता है, और डॉक्टर चाहिए होते हैं। हाँ, ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं जो चेकअप वगैरह करते हैं सारा। तो टेक्निकल काम है, डॉक्टर्स चाहिए, और उसके बावजूद भी पूरी ब्रांच अपने आप खुल जाती है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग वगैरह इतना स्मूथ हो गया सर, पूरी ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है। जैसा आपने बोला था, कैमरे वाले को बुलाया, दिन भर बैठ के जो मैंने ट्रेनिंग वगैरह मैं देता था, पहले मुझे 3-3 दिन ट्रेनिंग देना होता था हर नए बंदे को। अब मैं पूरी ट्रेनिंग यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके अपलोडेड है, 6 घंटे की। वो लोग आते हैं, HR उनको ट्रेनिंग दिखा देती है, मैं 1-2 घंटे हाई हेलो करने के लिए, एक उनको फील गुड कराने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर के बारे में बात करने के लिए मिल लेता हूँ। ओके, इसको बंद कर दो ये शीटों को। गाइस, कोई शीट वीट देखनी है कि हो गया? आकांक्षा एक बार फाइनेंस वाला दिखा दीजिए, जो हमारा फाइनेंस का MIS वगैरह है। डेलीगेशन तो ठीक है, डेलीगेशन ये सर हमारी स्कोरिंग का मैंने खोला है। फाइनेंस का दिखा दो। जी सर, ये है। ये MIS है जो बाद में बन जाएगी सबकी। MIS तो बाद में बन जाएगी। आप अभी जो काम की लिस्ट होती है, या जो लोग मार्क करते हैं अपना, वो वाली कौन सी है इसमें से? 1 सेकेंड सर, मैं ओपन कर रही हूँ। एक सेकेंड सर, उसके लिए मुझे थोड़ा सा help। हाँ कोई बात नहीं। आपके MDO आ गए हैं वैसे, वो भी शीटें खोल सकते। हाँ हाँ हाँ, अगर नेटवर्क हो उनके पास में तो। सुबोध, मेरी अपना सुबोध, एक बार अनम्यूट करके बात कीजिएगा। जी सर। सुबोध, वो फाइनेंस वाली शीट एक बार खोल के दिखाइए जरा। आकांक्षा, आप अनशेयर कर दीजिए, सुबोध के पास अगर नेटवर्क है तो वो ज्वाइन दिखा देंगे।
ये जो डेटा इनपुट और आउटपुट करते हो गूगल IMS में, वो कैसे करते हो? वही गूगल फॉर्म के थ्रू। आकांक्षा एक बार वो फॉर्म आप दिखा सकती हैं क्विकली? यस IMS, सर। हाँ IMS वाला गूगल फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं, और कैसे उसमें SKUs पहले से एंटर्ड होते हैं, सिर्फ उनको क्वांटिटी वगैरह डालनी होती है। एक बार मैं क्विकली दिखा रही हूँ सर। किसी ने पूछा है कि मैं, डू यू ऑल्सो हैव एनी ERP विथ गूगल शीट्स? ERP हम लोग जोहो यूज करते हैं अपने लीड्स को मैनेज करने के लिए। नहीं, जब आपने कोर्स किया, कोर्स के दौरान आपने कोई ERP यूज किया क्या? नहीं, ERP ये सिस्टम्स मैनेज करने के, मतलब अकाउंटिंग के लिए वो लोग टैली यूज करते हैं, गवर्नमेंट फाइलिंग्स वगैरह के लिए वो एक सॉफ्टवेयर उधर हो गया। और इधर जो हमारी न्यू लीड्स आती हैं उसके लिए जोहो एक सिस्टम है जो हम यूज करते हैं लीड्स को ट्रैक करने के लिए अलग अलग लेवल पे। बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई ये सिर्फ गूगल शीट्स पे ही मैनेज्ड है। और ये सारी चीजें आपने क्लास में जो सीखा है, दैट इज इनफ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब अब इसमें बनाने को 500 करोड़ तक भी मैं इन्हीं शीट्स पे जा सकता हूँ, मतलब थोड़ा उसको बेटर करके। लेकिन अभी देखते हैं सर, आपके साथ एक बार फिर बैठेंगे, जैसा मैं आपसे कल बात कर रहा था ना कि अब थोड़ा सा फास्ट एक्सपैंड सोच रहे हैं तो। एक सेकेंड, ये क्या है? ये सर हमारा फॉर्म है जिससे हमारी गूगल शीट में रिस्पॉन्सेज जाते हैं, ऑर्डर टू कलेक्शन वाला। ये ऑर्डर कलेक्ट, जैसे ही कोई डिवाइस बुक होती है तो हम यहाँ से उसकी एंट्री करते हैं और यहाँ से हमारा वो FMS शुरू होता है। इन्वेंट्री में डेटा आउट कैसे करते हो? अच्छा, IMS वाला। IMS में डेटा इन एंड आउट कैसे करते हो? IMS में इन्वेंट्री फॉर्म में जाइए। नहीं, यहाँ तो ये तो दिखा दीजिए। इसमें SKU डेटा में जाइए मैम, SKU डेटा में, वो IMS में ही SKU डेटा का टैब होगा। हाँ, यहाँ से करते हैं सर। जैसे अगर हमें ये मॉडल एंटर करना है तो हम क्लिक हियर कर, किसी में एक में क्लिक हियर करके दिखा दीजिए। हाँ, अब इसमें ना ये SKU वगैरह पहले से भरा आ जाता है, नाम वाम आ जाता है, हमें सिर्फ क्वांटिटी और डेट इन आउट का करना होता है। अगर हम सीरियल नंबर एंटर करना चाहें तो करके सबमिट कर देंगे यहाँ से, तो वो ऐड हो जाए। तो जितना भी डेटा, जो भी इन्वेंट्री आउट होती है किसी भी सेंटर में, वो यहाँ पर गूगल फॉर्म से एंटर करते हैं, और जब कोई माल आता है तो वो भी गूगल फॉर्म से ही एंटर करते हैं। और आपके 35 सेंटर हैं जो कि अलग अलग चल रहे हैं, जहां पर आप गए भी नहीं, और अलग अलग जगह पे लोग सेंटर चल रहा है, सेंटर अपने आप मैनेज हो रहा है। तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई उसने डेटा गलत एंटर कर दिया, उस चोरी तो नहीं कर रहा, कैश की क्या हो रहा है, माल तो गायब नहीं हो गया। मतलब ये तो बहुत परचेज से ट्रैक्ड होता है, परचेज टोटल कितनी हुई है वो उतना आ जाता है इन्वेंटरी में। नहीं विश्वजीत, मेरे को एक बात बताओ, तो बड़ी टेंशन वाली बात है, जहां पर लोग दुकान, एक मिनट बंद करो जरा, ये सब बंद करो, ये स्क्रीन शेयरिंग। ये पूछ रहा हूं कि जहां पर आप बैठे हो वहां पर लोगों को टेंशन होती है कि भाई यहाँ से कोई माल चुरा के ले ना जाए। आपके पास 35 अलग अलग सेंटर हैं जहां पर आप जिंदगी में कभी नहीं गए, तो वहां से माल चुरा के ले गया तो नहीं होता सर, ट्रैक्ड होता है ना, हर चीज ट्रैक्ड है शीट में। बल्कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, डेटा भी गलत नहीं एंटर कर सकता। नहीं, डेटा वो चेक एंड बैलेंस है ना। अगर हमने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है तो हमें पता है कितना माल जा रहा है, तो उतना माल इन्वेंट वहां पे शीट में ऐड होना चाहिए। फिर जब वो सेल हो रहा है तो यहाँ O2C से ट्रैक्ड है, तो क्या क्या चीजें बाहर गई सिस्टम से वो भी ट्रैक्ड है। तो वो स्टार्ट टू एंड हर जगह पे सिस्टम्स लगे हुए हैं ना, तो बीच में एक जगह कोई एंट्री नहीं भी करेगा तो वो फिर पता लग जाएगा। अगर सेल्स की एंट्री नहीं हुई तो बॉटम लाइन ये है कि जब तक बाय द टाइम यू फिनिश एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। हाँ, ये शुरू में बिट्स एंड पीसेस में ना मुझे भी पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से एक दूसरे से कनेक्ट होगा, बट क्योंकि अभी परचेज भी ट्रैक्ड है, इधर इन्वेंट्री भी मैनेज्ड है, इधर फिर सेल्स भी है, फिर उसका कलेक्शन भी है, तो अब वो सारे स्टेप्स अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, तो अब वो पूरा प्रोसेस सेट है, बिल्कुल अब स्मूथ है। वेरी गुड। और जब आप कोर्स कर रहे थे तब आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे? जैसे अभी ये लोग अभी ना इनका PMS शुरू होगा, अभी इनका FMS खत्म हुआ है, IMS खत्म हुआ है, बॉटल खत्म हुआ है, तो ये अभी मतलब ये ब्रांड न्यू बच्चे हैं। तो आप जब ऐसे ही स्टेज पे थे तो आपका क्या हाल था? मैं सबसे लास्ट बंदा होऊंगा अपने उसमें सिस्टम बनाने वाला, और सही बताऊं तो मुझे तो
उम्मीद भी नहीं थी कि मैं थोड़ा मोड़ा भी कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसी फोमो में जी रहा था। क्योंकि जब लोग आके शेयर करते थे तो मुझे इतने अमेजिंग सिस्टम्स दिखते थे, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरा पजल्ड था और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ भी करूंगा। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी भी मैंने बहुत कम किया है। मतलब अगर मैं और लोगों से को देखूं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि राहुल सर क्यों शेयरिंग के लिए बुला लेते हैं मुझे लगता नहीं है कि मतलब मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं लोगों को दिखाऊं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस ठीक है, मतलब मेरा काम मैनेज हो गया है, इतना मैंने कर लिया है ऐसे करके। तो बट आई एम श्योर कि आप लोग जब तक खत्म करेंगे प्रोग्राम, आप सब लोग का वो सिस्टम, मतलब दिस ग्रुप इज रियली रियली पावरफुल। ये जो कम्युनिटी है ना, मतलब ये करवा ही देगी। मतलब इट्स नॉट कि जैसा मुझे भी प्रोग्राम के ड्यूरेशन में लग रहा था कि यार कुछ लोग करेंगे और शायद मेरा नहीं हो पाएगा, बट फाइनली करने के बाद में मतलब योर बिजनेस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड and moreover you get transformed as a person towards the business systems। कैसे मैनेज करना है चीजों को, पूरी थिंकिंग बदल जाती है, चीजें खुद अलाइन हो जाती हैं। आपका जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो इतना स्ट्रांग है। एवरीबडी इज देयर फॉर योर सपोर्ट, इंक्लूडिंग आपके पीयर्स से लेके आपके जितने एल्यूमनाई हैं। मैंने आज तक एक बीसीआई मेंबर को नहीं देखा जिसको मैंने अप्रोच किया हो एंड ही इज नॉट रेडी टू सपोर्ट एंड हेल्प इन वॉट एवर वे पॉसिबल। और यहाँ से लेके किसी भी शहर में कहीं पे भी आज के डेट में हम लोग एल्यूमनाई ग्रुप्स वगैरह में किसी भी चीज के लिए डाल दें, एवरीबडी इज देयर फॉर सपोर्ट। तो इसलिए एवरीबडी विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सबके सिस्टम्स बनेंगे और मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे बनेंगे। फिर मैं आऊंगा आप लोगों का सिस्टम देखने। खैर फिलहाल अगर आप लोग को और कुछ भी सिस्टम्स वगैरह देखना हो, सो आई एम बेस्ड इन नोएडा। मैं अपना नंबर वगैरह भी शेयर कर दूंगा। अगर पर्सनली भी किसी को कोई सपोर्ट चाहिए, सो आई विल बी देयर टू सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट है जी। तो आप अपना नंबर एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर किसी को कुछ मदद चाहिए होगा तो प्रॉब्ली दे विल जस्ट गिव यू अ कॉल एंड पिक इट अप विद यू। बिकॉज आपका बड़ा टेक्निकल काम है, आपका डॉक्टर भी हो और हेयरिंग एड्स भी कर रहे हो और सेंटर्स भी हैं। सो इट्स लाइक रियली क्वाइट अ ट्रिकी जॉब एंड टू गेट सेंटर्स। तो अब आपका विजन क्या है? 2030 तक 500 करोड़ करेंगे सर। अगर मैं नंबर्स, विजन में नंबर्स की बात करूं तो ऐसे तो हम चाहते हैं कि दुनिया में एक भी आदमी ऐसा ना हो जिसको हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से कोई भी लिमिटेशन आए लाइफ में। सो दैट्स द विजन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। वी आर स्ट्राइविंग कि एक भी आदमी इस दुनिया में, इस प्लेनेट पे नहीं छोड़ेंगे जिसको सुनने की परेशानी रह जाए और उसकी लाइफ में बेटर ना कर पाए। सो वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। Really nice. So guys, can we all unmute and thank Vishwajit to come here? Thank you. Thank you. Such a wonderful journey you have. Vishwajit. So much. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you so much, Vishwajit ji, for sharing all this. Great, sir. Thank you, Vishwajit. Motivating. Your motto is awesome. Thank you, sir. Your motto is awesome. Vishwajit bhai, you are awesome, awesome, Thank you, awesome. Vishwajit. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vishwajit. Thank you. रेशु तब से मतलब तड़प रही है आपसे। रेशु आप पूछ लो जी, आप ऐसा क्या सवाल है जो आप यू जंपिंग आउट ऑफ योर सीट, जल्दी पूछो। तो पहली बार तो कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो माय क्वेश्चन आई हैव, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, काफी लोगों का है। Vishwajit, I want to ask about what is your organizational chart and designations, and do you have a big corporate office or building structure, or you don't need it at all, और सारा कुछ आपका एक सिंपल MDO से ही रन कर रहा है? Okay, so we are at a point, हम लोग एक्चुअली में अभी इतने छोटे बच्चे हैं BCI में, we just starters, and उस लेवल पे पहुंचने के लिए ना थोड़ा सा डर लगता है कि यार 500 करोड़ 200 करोड़ कैसे संभालेंगे। तो क्या आप ये सारा कुछ सिंपल एक MDO से संभाल रहे हैं? I really want to know that. And one more thing, how did manifesting help you in this? Oh, that's a wonderful question. I'll come to that. लेकिन मैंने आपके पहले पार्ट का पहले आंसर करता हूँ। Yes, तो please. जब हमने 500 करोड़ का विजन बनाया था ना, उस समय हम भी एक 9 करोड़ की कंपनी थे। और अगर 9 करोड़ की कंपनी से हम सिर्फ 3-3.5 साल में ऑलमोस्ट 50 करोड़ की कंपनी बन सकते हैं, तो अब ये 50 करोड़ से अगले 6 साल में 500 करोड़ पे जाने का जो विजन है, अब थोड़ा थोड़ा हमें भी दिखना शुरू हो गया है। जब 9 करोड़ पे बना था ना, तो ये सपने की तरह लगता था। आज थोड़ा सा अचीवेबल लगता है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट।
अब जहां तक हम जैसे आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, सो पहले हमारा जो एक हियरिंग क्लिनिक था, उसी में हमने एक थोड़ा सा बड़ा ऑफिस ले रखा था जहाँ पे हम पीछे 2-4 लोग बैठते थे मैनेजमेंट के। बट रिसेंटली वी हैव टेकन ह्यूज कॉर्पोरेट ऑफिस इन नोएडा, जहाँ पे करीब 50 लोग बैठते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हमारी कॉल सेंटर की टीम है 20-22 लोगों की, 5 लोग फाइनेंस में हैं, कुछ 3-4-5 लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं। टॉप लेवल पे आपका एमडीओ ही सब चला रहा है कि टॉप लेवल पे आपने सीएक्सओ, सीईओ, सीएफओ? तो जरूरत अभी नहीं है फिलहाल, आगे भी अभी जल्दी नहीं दिखती है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, तो जैसे हमारे यहाँ जो सेल्स हेड है ना, तो उनका ही इज एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्वर। वो जो 50 लोग हैं जिनको सारा पता है क्या काम करना है, बट कभी उनको है ना कि सर मतलब कुछ बात करना है किसी से उठा के, तो इसलिए वो जो सेल्स हेड हैं ही इज देयर कि किसी को पेसिफाई करना है, ये करना है। तो ऐसे एक दो दोनों डिविजन्स के सेल्स हेड्स हैं। तो वो लोग, एक सेकंड, लेट मी जस्ट पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, ये तो वही लोग हैं जो आपकी कंपनी में थे पहले? यस, नॉट कि हम किसी को लेके कोई ऐसे एडिशनल एक्स्ट्रा लोग नहीं रखे कि आपने कितने सेंटर थे पहले? 9-10 थे, 8-9 थे। 9 सेंटर से 35 सेंटर जाने के लिए आपने ऐसे कोई सीनियर लेवल ये सब? वो नहीं, पूरा काम जो है वो एमडीओ ही मैनेज कर रहा है, और एमडीओ इज केपेबल इनफ। अगर उनको स्ट्रेंथन करना है तो वहां पे 1-2 और लोग रख सकते हैं। मेरी जो ये है, मतलब मेरा राहुल सर 80% कहते थे, मेरा 95% काम वो हैंडल कर लेती है, क्योंकि मैं 15 दिन वेकेशन पे रहता हूँ महीने में। तो आप कह रहे हो कि आपका एमडीओ ही सारा काम संभाल लेता है, पूरी कंपनी चला लेता है? राहुल सर, जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड, इस साल मैं बाय रोड लंदन जा रहा हूँ, which will be a 2.5 से 3 महीने का ट्रिप। क्या आप बात कर रहा है? बाय रोड लंदन जा रहा है? आई एम ड्राइविंग टू लंदन। वाओ, दिस इज द स्टफ ड्रीम्स आर मेड ऑफ। और उस समय सेंटर खुल रहे होंगे पीछे? हाँ बिल्कुल सर, बिजनेस में जब मैं वापस आऊंगा वहां से तो मेरा बिजनेस बढ़ा हुआ मिलेगा, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो अपने सपने कर लो। और अभी आप एक कॉल सेंटर की नौकरी से, इफ यू अलाउ मी टू से दैट, अब आप 1 करोड़ की सैलरी। अब सब सुनेंगे, अब सब सुनेंगे। 15 साल पहले मैं जब कॉल सेंटर में काम कर रहा था, बेस्ट शेयरिंग टिल डेट। हम 2 लोग खड़े होके बात कर रहे थे, और मेरे एक दोस्त ने बोला, मैंने एक घड़ी खरीदी थी, मेरे एक दोस्त ने बोला यार ये घड़ी नहीं है, घड़ी तो रोलेक्स होती है। और 15 साल पहले मैंने सपना देखा था समडे आई विल हैव रोलेक्स, बट तब भी उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं कभी रोलेक्स खरीद पाऊंगा। लास्ट वीक आई गॉट माय फर्स्ट रोलेक्स वॉच। वाओ, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। पूरे होते हैं, अमेजिंग। मैनिफेस्टेशन इज रियली वर्क्स। आप you just think and it gets done, everything। पूरी दुनिया में सारी चीजें आपके विजन की तरफ अलाइन हो जाती हैं। आप सोचिए, अपनी टीम को अलाइन कीजिए, एंड एवरीथिंग ऑन द वे। मुझे खुद नहीं पता था कि ये कैसे ये जर्नी शुरू होगी, यहाँ तक पहुंचेगी, और अभी भी बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है कि आगे कैसे होगा, बट बिकॉज इट इज मैनिफेस्टेड सो इट हैज टू हैपन। मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। रियली नाइस। तो रिटेल में हम लोग, आप ये कह रहे हो कि अगर हमारा रिटेल स्टोर है, कोई भी ज्वेलरी का हो, इसका हो, उसका हो, उसमें भी 10-15 सेंटर खोल सकते हैं? 100%, कोई डाउट। वेरी नाइस। और ऑटो पायलट पे खुलता है ये सब? ऑटो पायलट पे सब लोग, वंस एवरीथिंग इज इन प्लेस, सारी चीजें अलाइन रहती हैं। आपको सिर्फ सोचना है कि किस जगह पे, किस एरिया में। सो डिसीजन मेकिंग ये हमारा पार्ट है। सो किस तरह से हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, एंड द स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी देयर। मतलब अब मैं अगर बात करूं, राहुल सर, वीसीज हमें अप्रोच कर रहे हैं। मतलब मैंने सुना था कि लोग जाते हैं और प्रेजेंटेशंस देते हैं कई लोगों के सामने, तो कोई एक आदमी पैसे देता है। हम लोगों के पास वीसीज मुझे मेरे साथ लिंक्डइन पे ढूंढ के कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इफ यू वांट सम इन्वेस्टमेंट देन प्लीज कम एंड पिच टू अस, लेट अस नो योर आइडिया। अभी तक आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी तक लिया नहीं? फुली बूटस्ट्रैप्ड, अभी तक वी आर फुली बूटस्ट्रैप्ड। अब इस साल थोड़ा सा, अब आपसे प्लान करके सर थोड़ा सा फास्ट एक्सपेंशन का सोच रहा हूँ। यूएस में वहाँ पे थोड़ी बड़ी से वहाँ पे भी डेवलप करने की, तो उस केस में देखेंगे अगर कुछ जरूरत पड़ती है। हालांकि उम्मीद है कि वहाँ पे भी फाइनेंसिंग जो है वो मैनेज हो जाएगी। वेरी गुड। सो आपका पूरा एक्सपेंशन इंटरनल प्रॉफिट्स और कैश फ्लो से ही मैनेज हो रहा है?
फुली बूटस्ट्रैप्ड है सर, अभी तक कोई हमने बाहर से स्टॉक। उसके लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे आप सेंटर खोल रहे हो, 9 सेंटर से 35 सेंटर खोल लिए, तो कितना लोन बढ़ाया आपने? अभी तक लोन नहीं बढ़ाया सर। एक कंपनी से हमने वो कहते हैं ना वेंडर से हमने 60 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने। हियरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। 60 करोड़ का परचेज कमिटमेंट हमने उनको किया था, तो उसी पे उन्होंने थोड़ा सा जो हमारे मार्जिन का पैसा होता है थोड़ा सा एडवांस सपोर्ट के तौर पे दे दिया था एक बार, जो हमारे परचेज के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। तो एक्चुअली डेट एज सच कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि 9 सेंटर 9 दुकानों से 35 दुकानें पहुंच गए और आपने लोन नहीं लिया? कोई लोन नहीं है, कोई बिना लोन के। यहाँ तो सेकंड दुकान खोलते हैं तो लोन ले लेते हैं लोग, ऐसे लोग हैं हमारे पास। तो पहले सर सोच ऐसी थी ना, हमारी भी सोच ऐसी थी कि बिना एक्सटर्नल फंड्स के ग्रो कैसे करेंगे। तो अब सोचिए सैलरी जब नहीं आती है सर तो कैसे ग्रोथ करेंगे। अगर उसके बाद भी ग्रो करना है तो अगर सैलरी नहीं निकाल पा रहा था तो शायद मैं भी ऐसी ही कुछ गलती करता। लेकिन रियली नाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग एट सच शॉर्ट नोटिस। कल रात को फोन किया मैंने, रात को एट नाइट फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड मेरी याद मेरे को तभी आती है जब शेयरिंग होती है, तो कल आजा जरा शेयरिंग कर ले। कहता डन जी, आ जाते हैं, ऐसी क्या बात है। सो Rahul ji, I just want to ask one question. आप एक बार एक काम करिए, उनको फोन कर लीजिएगा, उनका नंबर है अब आपके पास, आराम से इत्मीनान से, क्योंकि क्वेश्चन ना ही खत्म नहीं होंगे। वी रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, दिस इज नॉट गोइंग टू फिनिश। Okay, so Vishwini, thank you so much and bye-bye and bye-bye to your team. Thanks a lot. Thank you Akanksha, thank you Subodh या MPO, आपका नाम नहीं आया यहाँ पर। Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Anything from me, just drop a WhatsApp message. I'm available on LinkedIn and I'm fully open to help anybody. मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर आप लोगों के लिए करूँगा। This is our community. मतलब let's make it stronger and let's let everybody excel. Very nice, very nice. Thank you. मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ आपसे? हाँ जी, ठीक है जी, bye-bye. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.